नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं जो लेडीज की हेल्थ से रिलेटेड हों। पिछला वीडियो आया था जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस या बच्चेदानी के टीबी पर। इसमें हमने देखा था कि बच्चेदानी का टीबी क्या है, टीबी का बैक्टीरिया बच्चेदानी तक कैसे पहुंच जाता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। हमने ये भी समझा था कि टीबी को सही से डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसके बहुत ज्यादा तीव्र लक्षण काफी बार नहीं होते हैं। हमने ये भी समझा था कि क्यों टीबी का डायग्नोसिस होना डिफिकल्ट है। आज हम देखते हैं कि टीबी की डायग्नोसिस, जेनाइटल टीबी की डायग्नोसिस कैसे करी जाती है। तो सबसे पहला जो तरीका है टीबी को पहचानने का वो ये है कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट की बात सुनता है, जिसे कहते हैं हम पेशेंट की हिस्ट्री लेना, या पेशेंट के सिम्टम्स को ध्यान से सुनता है और उसके प्रति जागरूकता रखता है। तो यदि पेशेंट को पहले फेफड़े का ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है, लंग्स का टीबी हो चुका है या पेट का टीबी हो चुका है और अब निसंतानता की प्रॉब्लम है, तो ये हमको एक तरह से संकेत देता है कि हम जागरूक रहें कि हो सकता है टीबी का बैक्टीरिया नीचे के भाग में यानी यूट्रस के भाग में भी उसने वहां पर भी अपना खराब असर दिखाया होगा। इसके अलावा पेशेंट्स को जो एक अगर वो बताते हैं कि हमको पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीरियड ज्यादातर लेडीज के जब सीवियर टीबी होता है तो पीरियड्स की मात्रा कम हो जाती है, पीरियड्स कई बार तो बंद ही हो जाता है। तो इस तरह की पीरियड रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो भी ये डॉक्टर को एक संकेत देते हैं। पेट में दर्द, नीचे के पेल्विक एरिया में दर्द, जिसे कहा जाता है क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या क्रॉनिक पीआईडी, इसके जो लक्षण हैं वो भी अगर डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेते समय समझेंगे, सुनेंगे तो वो टीबी के प्रति जागरूक हो सकते हैं। फिर आते हैं टेस्ट्स की तरफ। तो टेस्ट्स बहुत टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर के पास किस रीजन से गए, उस तरह से अलग अलग टेस्ट्स करवाए जाते हैं। जब कोई भी लेडी निसंतानता की प्रॉब्लम ज्यादातर लेकर आती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम लेकर आती है, तब कुछ नॉर्मल टेस्ट्स कराए जाते हैं और कुछ स्पेशल टेस्ट्स कराए जाते हैं, ये देखने के लिए कि टीबी की प्रॉब्लम तो नहीं है। नॉर्मल टेस्ट्स में नॉर्मल ब्लड की टेस्ट्स आती है। फिर एक टेस्ट होती है जिसे कहा जाता है मंटूक्स टेस्ट, तो ये टेस्ट भी करी जाती है। इसकी रीडिंग से भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है, पता लग सकता है कि टीबी पहले हुआ है या नहीं हुआ है। ब्लड में ESR की मात्रा भी रेज्ड होती है किसी किसी को, यदि बॉडी में सूजन है या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। पर इनमें से कोई भी टेस्ट 100% कन्फर्मेटरी नहीं है। ये टेस्ट खाली डॉक्टर को अनुमान देते हैं, संकेत देते हैं कि हो सकता है उनको टीबी की तरफ अपना डायग्नोसिस बनाना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट टेस्ट जिसे हम कहते हैं सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी की जो जांच है उसमें पेल्विक एरिया या नीचे के भाग की सोनोग्राफी करी जाती है। हो सकता है कि सोनोग्राफी में अगर टीबी का स्टेज सीवियर है तो हो सकता है नली में सूजन दिखाई पड़े। कई बार नली में पानी भर जाता है जिसे हाइड्रोसैल्पिंग्स बोला जाता है, हाइड्रोसैल्पिंग्स भी दिखाई पड़ जाती है कई बार अगर नली और अंडाशय दोनों ने गोला बना दिया है टीबी की वजह से, जिसे ट्यूबो ओवेरियन मास कहा जाता है, ये भी सोनोग्राफी में पकड़ में आता है। और फिर जब हम बच्चेदानी की सोनोग्राफी करते हैं तो अंदर की जो परत है या जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है बच्चेदानी की, वो अगर पतली हो गई है, अगर वो सही से बढ़ नहीं रही है या उसमें जैसी ग्रोथ पैटर्न दिखनी चाहिए या उसकी ब्लड फ्लो जैसी दिखनी चाहिए, उसकी वैस्कुलैरिटी जैसी दिखनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है, तो ये सब चीजें सोनोग्राफी में डॉक्टर को टीबी का संकेत बताते हैं। फिर कुछ डॉक्टर्स नली के लिए टेस्ट करते हैं कि नली खुली है कि नहीं,
और बच्चेदानी की अंदर की कैविटी कैसी है। ये टेस्ट दो प्रकार से करी जाती है। एक टेस्ट होती है HSG या हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी और दूसरी होती है SSG या सोनोसैल्पिंगोग्राफी। कोई भी माध्यम से ये टेस्ट करी जाए, इस टेस्ट से भी कभी कभी ये अनुमान आ जाता है कि हो सकता है टीबी हो, क्योंकि टीबी में नॉर्मली मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ट्यूब बंद हो जाती है, ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो HSG की जो टेस्ट होती है उससे ब्लॉक्ड ट्यूब्स पता चलती हैं, SSG की टेस्ट से भी ब्लॉक ट्यूब्स पता चलती हैं। नली में अगर पानी भर गया हो तो अलग से HSG वगैरह में पता चल जाता है। तो इस तरह से और भी अनुमान आगे लगाया जा सकता है। ये सब करने के बावजूद भी ये कोई भी टेस्ट इनमें से जो मैंने अभी तक बताई हैं 100% डायग्नोस्टिक टीबी के लिए नहीं होती हैं। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको जो समझनी चाहिए कि ये बीमारी दुर्भाग्यवश लेडीज की प्रजनन प्रणाली या बच्चेदानी और ट्यूब्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है कई बार, पर फिर भी ना ज्यादा लक्षण कभी दिखते हैं और हो सकता है टेस्ट करने के बावजूद भी सही से पकड़ में ना आ पाए। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है वो मैं कहूंगी मेरे तजुर्बे में दूरबीन का जांच या लैप्रोस्कोपी हिस्टेरोस्कोपी की जांच है। लैप्रोस्कोपी का अर्थ होता है पेट के द्वार से दूरबीन डालना, हिस्टेरोस्कोपी का अर्थ होता है नीचे के मार्ग यानी योनि द्वार से दूरबीन डालकर बच्चेदानी के अंदर की जो भाग है उसको देखना। इन दोनों टेस्ट के कॉम्बिनेशन से टीबी कई बार अच्छी तरह से डायग्नोज हो जाता है, बल्कि लैप्रोस्कोपी या जब हम पेट में दूरबीन डालते हैं तो उसमें हमको डायरेक्टली आंख से दिखता है। टीबी के अलग अलग स्टेज भी हम उससे कई बार पहचान सकते हैं। शुरुआत की टीबी में जो चेंजेस होते हैं वो भी डॉक्टर देख सकते हैं। टीबी के रोग में शुरुआत में नली में हल्की सूजन दिख सकती है, बच्चेदानी के ऊपर कंजेशन दिख सकता है, कई बारी ये एरियाज एक दूसरे से चिपक जाती हैं जिसे कहते हैं एडहीजन्स। तो ये एडहीजन्स या जो तार बन जाते हैं या जो पर्दे बन जाते हैं गलत जगहों पर, जिनकी वजह से जो एक नेचुरल अवस्था है ट्यूब्स की, जो एक फ्री तरीके से ट्यूब्स रहनी चाहिए वो फिर रहती नहीं। तो ये सब चीजें लैप्रोस्कोपी से पहचान में आती हैं। जैसे जैसे टीबी स्टेज में बढ़ता है लैप्रोस्कोपी के माध्यम से और भी चीजें आसानी से दिखती हैं। टीबी का पस होता है ट्यूब्स में या अलग अलग जगहों पर, टीबी का थिक पस जैसा जो पार्ट होता है जिसे केसिएशन कहते हैं, वो एरियाज भी इजीली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। टीबी अपने दाग भी अंदर बनाता है जिन्हें ट्यूबरकल्स कहते हैं। तो ये ट्यूबरकल्स चाहे छोटे साइज में हो जिन्हें हम मिलियरी डिपॉजिट्स कहते हैं, कभी कभी बड़े साइज में होते हैं। तो ये सब हमको अंदर पेट में दूरबीन डालने के टाइम पर दिख सकते हैं। इसके अलावा खाली बच्चेदानी का ही नहीं, टीबी पेट में भी अगर टीबी का असर है, साथ साथ में आपकी इंटेस्टाइन्स, अंतड़ियां, लिवर का एरिया, उधर भी सब जगह टीबी का जो दुष्प्रभाव है, अगर वहां एडहीजन्स बन गए हैं और वहां भी टीबी के दाग हैं, ट्यूबरकल्स हैं, तो ये सब एक बार में डायग्नोज हो जाते हैं। कई बार टीबी की वजह से पेट में पानी भी आ जाता है जिसे एसाइटिस बोलते हैं। तो वो उस पानी की भी जांच वो पानी खींचकर लैप्रोस्कोपी के माध्यम से साथ में भेजी जा सकती है। लैप्रोस्कोपी के टाइम पर जब ये दाग अंदर दिखाई पड़ते हैं तो इनकी बायोप्सी ली जाती है और इनको पैथोलॉजी टेस्टिंग के लिए, टीबी की कंफर्मेशन के लिए भेजा जाता है। काफी सारे पेशेंट्स में अगर ये ट्यूबरकल्स सही तरह से जांच के लिए भेज दिए गए तो इनमें स्पेशल टीबी की फाइंडिंग्स पैथोलॉजी की जांच में मालूम पड़ सकती है। इसी तरह से बच्चेदानी के अंदर जब हम दूरबीन डालते हैं तो वहां पर एडहीजन्स बनना या जिसे इंट्रा यूट्राइन एडहीजन्स बोलते हैं, या हिंदी में बोलें तो जाला दिखना, अंदर मार्ग ना मिलना, तो ये सब जो चीजें हैं, अंदर की लाइनिंग में सूजन दिखना, एंडोमेट्राइटिस की प्रॉब्लम, ये सब डायग्नोज हो सकती हैं। तो अंदर की भी एरिया, बच्चेदानी के अंदर की जो लाइनिंग है उसकी भी हम बायोप्सी कई बार भेजते हैं। फिर इसके अलावा
और एक टेस्ट होती है जिसे कहते हैं PCR की टेस्ट, या फिर इसी की तरह एक और टेस्ट होती है जिसे कहते हैं टीबी जीन एक्सपर्ट की टेस्ट। ये टेस्ट भी साथ साथ में कई बार कराई जाती है। कई बार टीबी का जो पार्ट मिला है उसको कल्चर के लिए भेजा जाता है, तो टीबी के जो बैक्टीरिया की कल्चर भी भेजी जाती है। इन सब टेस्ट्स को रूटीनली किया जाता है एक पेशेंट में जिनमें टीबी का संकेत मिल रहा हो। तो सबसे सही तरीका, स्पेशली वो लेडीज जिनको बच्चा चाहिए आगे या जिनको बच्चा नहीं रह रहा है, जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, मैं कहूंगी कि बेस्ट तरीका है कि दूरबीन की सर्जरी की जांच से एक हमको बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है कि इस पेशेंट को टीबी का इन्फेक्शन है कि नहीं, और फिर दूरबीन की जांच की मदद से हम कुछ ऐसी बायोप्सीज या ऐसी टेस्ट के लिए ऐसी भेज सकते हैं, ऐसे टेस्ट जिनसे ये पकड़ में आ सके। यदि लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी में टीबी के का अंदाज आया है तो बहुत सारे पेशेंट्स को हम उसको एज एन एविडेंस मानते हैं और टीबी का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। कई बार केवल यही एक डायग्नोसिस सही मिलती है, बाकी ब्लड की जांचें, चाहे PCR की जांच क्यों ना हो, छाती का एक्सरे भी क्लियर कई बार आ जाता है, ये सब बाकी की जांचें सही से अनुमान नहीं दे पाती। तो यदि लैप्रोस्कोपी में अच्छी तरह से टीबी डॉक्यूमेंट हो गया है तो फिर आपके डॉक्टर आपको टीबी का इलाज करवाएंगे। तो टीबी का इलाज जो है, अब हम इस पर बात करते हैं। टीबी का इलाज आजकल बहुत अच्छा हो गया है। आजकल जो टीबी की जो दवाइयां हैं वो इतनी अच्छी आ गई हैं कि 100% क्योर टीबी की बीमारी का आसानी से हो सकता है। टीबी की डायग्नोसिस याद रखिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन टीबी एक बार डायग्नोज हो गया तो उसका ट्रीटमेंट उतना मुश्किल नहीं है। खुशखबरी यही है कि एक बार सही दवाइयां आपकी शुरू हो गई तो टीबी की बीमारी को खत्म आराम से किया जा सकता है। ट्रीटमेंट नॉर्मली जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस में 6 से 9 महीना दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट्स आजकल निःशुल्क या फ्री में गवर्नमेंट सेंटर्स में किए जाते हैं। जहां पर भी टीबी जिस हॉस्पिटल में भी, चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में डायग्नोज हुआ है, वहां के डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि टीबी के जो रिस्पेक्टिव सेंटर्स हैं वहां ऐसे पेशेंट्स की लिस्ट भेजें, उनको रजिस्टर करवाएं और फिर इन सेंटर्स में जाकर आप सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट्स टीबी का ले सकते हैं। एक ही बात यहाँ कहना चाहूंगी कि टीबी का ट्रीटमेंट ऐसा ट्रीटमेंट है जो बीच में नहीं रोका जाता है, जिस ट्रीटमेंट के दौरान आपको डॉक्टर की कंटिन्यूअस निगरानी में रहना पड़ेगा। यदि आप टीबी का ट्रीटमेंट बीच में रोक देंगे तो उससे उलट और नुकसान हो सकता है और आपका बैक्टीरिया जो है वो दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंट हो सकता है। फिर अगर ऐसा होता है तो फिर सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिसके और भी ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। टीबी का ट्रीटमेंट आजकल बहुत अच्छी तरह से होता है। दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर अब कांस्टेंट मॉनिटरिंग से और बाकी चीजों, आपके डॉक्टर की हेल्प से आसानी से ये साइड इफेक्ट्स आप ओवरकम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लीज पूरा करिए, ट्रीटमेंट बीच में छोड़ना नहीं है। एक बार आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तब आपकी डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करेगी और डिसाइड करेगी कि आगे फटाफट प्रेगनेंसी होने के लिए आपको क्या करना है। अगर टीबी बहुत ज्यादा नहीं था और अंदर जब आपकी दूरबीन की जांच हुई थी, जब आपकी लैप्रोस्कोपी हुई थी, उसमें नली वगैरह पहले से ही खुले थे, खाली हल्का ही टीबी था, तो फिर आप नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। करीब करीब 30% टीबी की जो मरीज हैं जिनको शुरुआत की स्टेज का टीबी टाइम पर पकड़ा गया, वे नेचुरली भी टीबी के ट्रीटमेंट के बाद प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका टीबी एडवांस्ड स्टेज का था, नली आपकी खराब हो चुकी थी टीबी की वजह से, तो हो सकता है कि आपकी डॉक्टर वापस एक बार आपकी दूरबीन की जांच कराए, देखने के लिए कि अंदर का एरिया कितना क्लियर हो गया है और आगे आपको किस तरह का ट्रीटमेंट
की गाइडेंस देनी चाहिए। कभी कभी अगर ट्यूब्स टीबी से परमानेंटली डैमेज हो गई हैं तो टीबी ग्रसित ट्यूब्स को हम लोग क्लिप कर देते हैं या उनको निकाल देते हैं और फिर पेशेंट को आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए या टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। अगर टीबी बहुत एडवांस्ड नहीं था और ठीक ठाक टाइम पर आपका हो गया है, ट्रीटमेंट भी हो गया है और आईवीएफ के लिए आप जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के बाद बढ़ते हैं, तो करीब करीब 50% ऐसी पेशेंट्स को आईवीएफ के माध्यम से या टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से प्रेगनेंसी हो जाती है। अब आते हैं वो लास्ट कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आते हैं ऐसे पेशेंट्स जिनकी टीबी की वजह से बच्चेदानी के अंदर की जो कैविटी है या जो अंदर का जो एरिया है वो पूरा चिपक गया है और अंदर का पर्दा पूरा खराब हो गया है और जाले से भर गया है। तो ऐसे लोगों के लिए टीबी के ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद हिस्टेरोस्कोपी की सर्जरी करी जाती है, यानी नीचे से दूरबीन डालकर ये जो पूरा बंद एरिया है या जो जाला है या जो एडहीजन्स हैं उनको खोला जाता है और कई बार 2 या 3 बार भी ऐसे हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरी के प्रयत्न करने के बाद ये बच्चेदानी की जो अंदर की कैविटी है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको खोला जा सकता है। कुछ पेशेंट्स को इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है और वे आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कई बार हम कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी यूज करते हैं, जैसे PRP का इंजेक्शन, जब हम ये हिस्टेरोस्कोपी की मदद से बच्चेदानी को खोलते हैं अंदर से। लेकिन दुर्भाग्यवश 2 या 3 बार सर्जरी होने के बाद भी यदि टीबी के रोग ने बच्चेदानी की अंदर की लेयर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है तो फिर कभी कभी ऐसे पेशेंट को प्रेगनेंसी के लिए फिर सरोगसी का ही ऑप्शन लेना पड़ता है। तो ये तो हो गई पूरी जानकारी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, स्पेशली उन लेडीज के लिए जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए धन्यवाद।